नमस्कार। बीए पार्ट द्वितीय की हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सबका स्वागत। मैं राकेश शर्मा आज आपको आपके प्रथम प्रश्न पत्र के रचनाकार केशव दास जी का परिचय बताने जा रहा हूँ। कवि आचार्य केशव जी का जन्म संवत 1618 विक्रम संवत में तथा मृत्यु संवत 1680 में हुई। अनेक विद्वान केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य मानते हैं। इसका कारण उनका आचार्य एवं महाकवि का समर्थ रूप है। केशवदास के वंशजों का मूल निवास स्थान ब्रज और राजस्थान के देहली डीग मार्ग पर कुम्हेर गांव को माना जाता है। इनके पूर्वजों को राजा रुद्र प्रताप और ओरछा नरेशों से आश्रय प्राप्त था। इनके पूर्वज संस्कृत साहित्य के प्रकांड पंडित थे। इसका उल्लेख स्वयं केशवदास जी ने भी अपनी कवि प्रिया में यह कहते हुए किया है। भाषा बोलन जानिहि जिनके कुल के दास, भाषा कवि भो मंदमती तेहि कुल केशवदास। कवि आचार्य केशवदास को महाराज राम शाह के छोटे भाई इंद्रजीत से राज्याश्रय प्राप्त हुआ। यह राज्याश्रय आजीवन बना रहा। कहते हैं अकबर बादशाह से बढ़े हुए झगड़े को आचार्य केशव ने ही अपनी चतुराई से निपटाया था। इसलिए केशवदास को महाराज इंद्रजीत सिंह सदा सम्मान देते थे। उनकी आज्ञा का उल्लंघन ओरछा दरबार में कभी नहीं होता था। इंद्रजीत सिंह के पश्चात राजा वीर सिंह देव ओरछा नरेश बने। उनके राज्यकाल में भी केशवदास जी का सम्मान पूर्ववत बना रहा। इन दोनों राजाओं के अतिरिक्त राम शाह, रतन सेन, अमर सिंह और चंद्रसेन ने भी केशवदास का सदा सम्मान किया था। जहाँ तक उनके काव्य के सैद्धांतिक पक्ष का संबंध है, केशवदास अलंकारवादी कवि थे। उन्होंने भामह, दंडी और उद्भट आदि अलंकार संप्रदाय के प्रधान प्रतिपादकों की परंपरा का अनुसरण किया है। चमत्कार प्रदर्शन की भावना उनमें सर्वोपरि है। भूषण या अलंकारहीन कविता को वे असुंदर समझते थे। इसलिए उनकी रचनाओं में श्लेष, यमक आदि का आश्रय लेकर उक्ति वैचित्र्य एवं शब्द चमत्कार की प्रधानता मिलती है। इस वजह से उनके काव्य में दुरूहता और निरसता भी उत्पन्न हो जाती है। सुबरन की खोज में तथा कवि रूढ़ियों के निर्वाह में तल्लीन उनकी काव्य चेतना कवि सुलभ रागात्मक तारल्य और सहज सौंदर्य बोध से प्राय वंचित रह गई है। सैद्धांतिक विषय प्रतिपादन भी विशृंखल तथा अमौलिक है। मौलिकता केवल अलंकार वर्गीकरण में ही दिखाई देती है, जो विशेष महत्वपूर्ण नहीं है। वस्तुतः आचार्य केशवदास का उद्देश्य न तो अव्याहत रस संचार था और न गंभीर सिद्धांत विवेचन। उनका लक्ष्य तो ब्रज भाषा में अपनी संस्कृत ज्ञान का उद्घाटन, प्राचीन काव्य परिपाटी का अनुसरण तथा राजपारितोष की प्रतीत होते हैं। आभ्यंतरिक प्रेरणा की गहनता का भाव उनकी मुक्तक और प्रबंध दोनों प्रकार की रचनाओं में मिलता है। रसिक प्रिया, कवि प्रिया और रामचंद्रिका उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जो उनकी ख्याति का प्रधान आधार है। इनके अतिरिक्त मुक्तक रचनाओं में
रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्रिका और प्रबंधात्मक रचनाओं में वीर सिंह देवचरित भी उपलब्ध होते हैं। लाला भगवान दीन ने केशव की एक नख सिख नाम की रचना का उल्लेख किया है। केशवदास ने यद्यपि स्वयं ही राम को अपना इष्ट देव बताया है, फिर भी भक्ति के आवेगपूर्ण आत्मसमर्पण के दर्शन उनकी रामचंद्रिका में नहीं होते हैं। उसकी विशेषता छंद वैविध्य, संवादों, रूढ़िगत वर्णनों तथा चमत्कारिक उक्तियों की दुरूहता में निहित है। ब्रजभाषा को केशव की सबसे बड़ी देन यह है कि उन्होंने काव्य के शास्त्रीय पक्ष को संपूर्णता से ग्रहण करके व्यापक रूप से लक्षण उदाहरण की परंपरा, जिसका आभास संभवतः कृपाराम आदि में उनसे पूर्व ही मिलने लगा था, का साहसपूर्वक स्थापन और निर्वाह किया तथा तत्कालीन भाषा काव्य में रीति की प्रवृत्ति के लिए एक विशेष आदरपूर्ण स्थान अर्जित किया। डॉक्टर जगदीश गुप्त का मत है कि रीति काव्य के मान्य विद्वानों द्वारा यह बार बार बात दोहराई गई है कि जिन संस्कृत ग्रंथों का आधार केशव ने लिया या जो काव्य सिद्धांत उन्होंने अपनाया, उसका अनुकरण परवर्ती रीति कवियों द्वारा नहीं हुआ। अतएव केशव के स्थान पर चिंतामणि को रीति परंपरा के प्रवर्तन का श्रेय मिलना चाहिए, परंतु चिंतामणि का व्यक्तित्व केशव की अपेक्षा बहुत कम प्रभावशाली था। यह दूसरी बात है कि अन्य कवियों ने भी उन्हीं ग्रंथों को आधार बनाया जिनको चिंतामणि ने स्वीकार किया था। रीति काव्य के प्रति एक विशिष्ट मानसिक वातावरण के निर्माण में केशव का स्थान चिंतामणि की अपेक्षा कहीं अधिक ऊंचा है। आचार्य केशवदास और कवि दोनों रूपों में अपने तथा अपने बाद के युग के लिए एक प्रेरक शक्ति रहे हैं, भले ही स्वतंत्र रूप से उनका महत्व इतना अधिक न हो। ये कवि केशवदास जी का सामान्य परिचय हुआ। इसके बाद हम पाठ्यक्रम में शामिल काव्यांश का अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।